नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ या खुद सुनने जा रही हूँ मंटो की कहानी 10 रुपए। हम जब भी मंटो का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में जो उनकी वो कहानियाँ स्याह हाशिए वाली, चाहे वो खोल दो हो, टोबैको सिंह हो, ठंडा गोश्त, इस तरह की जो कहानियां हैं जो हमें एकदम डरा देती हैं, मंटो का नाम लगभग उनके साथ एक पर्याय की तरह जुड़ गया है। और जब मैं मंटो की कहानियां पढ़ रही थी और ये कहानी मैंने चुनी है, ये चयन किया है नंदिता दास जी ने। और आप लोगों को तो पता ही है कि नंदिता दास ने एक मंटो पर एक फिल्म भी निर्देशित की है, जो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने देखी भी होगी। तो उसमें से मैंने इस कहानी का चुना है। ये कहानी मंटो 15 कहानियां, चयन नंदिता दास। तो जो मैंने पहली कहानी इसमें से पढ़ी, और पिछले कुछ नहीं तो लगभग 35-40 साल से तो मैं मंटो के संपर्क में हूँ ही, उनकी कहानियों के माध्यम से, उसके माध्यम से उनके जो कंसर्न्स है, उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, उससे तो जुड़ी ही हुई हूँ लगभग 40 वर्षों से। नमस्ते मालिनी जी, नमस्ते, आप आई, बहुत अच्छा लगा। तो जब मैंने ये कहानी पढ़ी 10 रुपए, तो जैसे आदमी ना कहता अरे ऐसी कहानी, इतनी इनोसेंस, सच इनोसेंस, कि ऐसे इनोसेंस एक बच्चे में ही हो सकता है। वो जैसे जिंदगी को पहली बार देख रहा हो, जिसको नहीं मालूम कि समाज उसके जो वो करती है बच्ची, उसके बारे में समाज की क्या राय है, उसको एक आम फहम चीज लगती है जो सभी लड़कियों को मालूम वो करना हो। और आप इस कहानी को सुनते समय देखेंगे कि वो कैसे बात करती है कि वो भी आ गई है, वो भी अब बड़ी हो गई है, तो चलो उसको भी ले चलते हैं, उसको भी संग ले जाऊंगी, उसको अंडे बहुत पसंद है, वगैरह वगैरह। तो ये कहानी इतनी इनोसेंस, जिसको रशियन फॉर्मलिज्म में ऑस्ट्रानेनी कहते हैं, कि जैसे आप पहली बार किसी चीज को देख रहे हो, उस इनोसेंस के साथ मंटो ने लिखी है। और मंटो की कहानियों की खासियत है, वो चीजों को यूं दिखाते हैं हमें जैसे कि वो पहली बार देख रहे हो, और हम लोग को पहली बार देखने को वो चीजें मिल रही हैं। ये बात मुझे बार बार समझ में आई इनकी, जब मैंने अब तय भी किया है कि अगले 5-6 सप्ताह तो मंटो ही मंटो, हर सप्ताह मंटो की कहानी, उनकी प्रतिनिधि कहानियां भी, टोबैको सिंह भी, और ठंडा गोश्त भी, तो इस तरह की भी कहानियां। और देखिए कि मनुष्य का मन कितने कितने जगहों पर घूमता है, उसमें खाली स्याह नहीं है, उसमें कुछ सफेद भी है, उसमें कुछ रोशनी भी है, और स्याह के माध्यम से भी दरअसल दिखा तो मंटो हम लोगों को रोशनी ही रहे होते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। दूसरी बात जो मैं इस कहानी के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि ये कहानी, इसका जो समय है, देश काल जो है, वो हमारे विभाजन से पहले का समय है। कहानी कब लिखी गई, कब नहीं लिखी गई, ये नहीं, इसका जो पीरियड है, इस कहानी का पीरियड है, वो हमारे स्वाधीनता संग्राम, वो हमारे जो विभाजन है 1947-48, उससे पहले की कहानी है। क्योंकि आप लोग देखेंगे, और इस कहानी को पढ़ करके मुझे नंदिता दास की ही एक कहानी, एक फिल्म याद आई, बहुत ही दर्द के साथ याद आई, और वो थी अर्थ। आप देखेंगे उस कैसे कंट्रास्ट है इस कहानी में, 10 रुपए में और अर्थ में, आप लोगों को भी याद आएगी। लेकिन मेरा तो काम ही है कि एक बार आप लोगों को वहां पर भी ले चलो जो मैंने देखा। तो चलिए पढ़ते हैं ये कहानी। ये बिलॉस इनोसेंस की कहानी है, वर्जनाओं से एकदम अछूती है, और देश काल है इसका विभाजन से पहले का। कहानी का शीर्षक है 10 रुपए। वह गली के उस नुक्कड़ पर छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी।
ध्यान दीजिएगा कि वो किसके साथ खेलती है, क्या करती है, कैसे सोचती है, क्या उसके सपने हैं, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं। वह गली के उस नुक्कड़ पर छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी। उसकी माँ उसे चाल में ढूंढ रही थी। किशोरी को अपनी खोली में बिठाकर और बाहर वाले से चाय लाने के लिए कहकर वह चाल की तीनों मंजिलों में अपनी बेटी को तलाश कर चुकी थी, मगर जाने वह कहाँ मर गई थी। संडास के पास जाकर भी उसने आवाज दी, ए सरिता, सरिता, मगर वो संडास में तो थी ही नहीं। और जैसा कि उसकी माँ समझ रही थी, अब सरिता को पेचिश की शिकायत भी नहीं थी कि दवा पिए बगैर उसको आराम आ चुका था। वह बाहर गली के नुक्कड़ पर, जहां कचरे का ढेर पड़ा रहता है, छोटी छोटी लड़कियों के साथ हर किस्म के फिक्रो तरद्दुद से आजाद थी। कोई फिक्र नहीं, मजे में खेल रही थी। उसकी माँ बहुत मुतफिकर थी, चिंतित थी। वह किशोरी को अंदर खोली में बिठा आई थी। किशोरी ने कहा था, 3 सेठ बाहर बड़े बाजार में मोटर लिए खड़े हैं। 3 सेठ उसका इंतजार कर रहे थे सरिता का। सरिता कहाँ गायब हो गई है? मोटर वाले सेठ हर रोज तो आते नहीं। वह तो किशोरी की मेहरबानी है कि महीने में 1-2 बार मोटी आसामी ले आता है, वरना ऐसे मोहल्ले में जहां पान की पीकों और जली हुई बीड़ियों की मिलीजुली बू से किशोरी खुद घबराता हो, वहां भला सेठ लोग कैसे आ सकते हैं? किशोरी होशियार है, इसलिए वह कभी किसी आदमी को मकान पर नहीं लाता, बल्कि सरिता को कपड़े वपड़े पहनाकर बाहर ले जाता है। वह उन लोगों से कह दिया करता है कि साहब, आजकल जमाना बहुत नाजुक है, पुलिस के सिपाही हर वक्त घात में लगे रहते हैं। अब तक 200 धंधा करने वाली छोकरियां पकड़ी जा चुकी हैं। कोर्ट में मुझ पर एक केस भी चल रहा है जनाब, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। सरिता की मां को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वह नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास रामदेई बैठी बीड़ियों के पत्ते काट रही थी। सरिता की मां ने पूछा, तूने सरिता को कहीं देखा है? जाने कहां मर गई है, बस आज मुझे मिल जाए, वह 4 चोट की मारूं कि बंद बंद ढीला हो जाए। लौठा की लौठा हो गई है, पर सारा दिन लौंडों के साथ कुतकड़े लगाती फिरती है। रामदेई बीड़ियों के पत्ते काटती रही। उसने सरिता की मां को कोई जवाब नहीं दिया। सरिता की मां ने रामदेई से खासतौर पर कुछ पूछा भी नहीं था। वह तो बस यूं ही बड़बड़ाती हुई रामदेई के पास से गुजर गई थी। आमतौर पर यही होता था कि हर दूसरे तीसरे दिन उसे सरिता को ढूंढना पड़ता था, और वह रामदेई को, जो सारा दिन सीढ़ियों के पास पिटारी सामने रखे बीड़ियों पर लाल और सफेद धागे लपेटती रहती थी, मुखातिब करके यही अल्फाज दोहराया करती थी, सरिता को देखा है कहीं? जाने कहां चली गई, लौठा की लौठा हो गई। एक और बात वह चाल की सारी औरतों से कहती थी, मैं तो अपनी सरिता का किसी बाबू के साथ ब्याह करूंगी, इसलिए तो उससे कहती हूँ कि कुछ पढ़ लिख ले। पास ही म्यूनिसिपालिटी ने एक स्कूल खोला है, सोचती हूँ कि उसमें सरिता को दाखिल करा दो। बहन, इसके पिता को बड़ा शौक था कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी हो। इसके बाद वह एक लंबी आह भरकर अपने मरे हुए शौहर का किस्सा छेड़ देती, जो चाल की हर औरत को जुबानी याद था। सरिता की मां की बात तो जाने दीजिए। अगर रामदेई से पूछा जाता है कि जब सरिता के बाप को, जो रेलवाई में काम करता था, बड़े साहब ने गाली दी तो क्या हुआ था, रामदेई फौरन बता देगी कि सरिता के बाप के मुंह में झाग भराया था और वह साहब से कहने लगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, सरकार का नौकर हूं, तुम मुझ पर रोब नहीं जमा सकते। देखो, अगर फिर गाली दी तो मैं तुम्हारे दोनों जबड़े हलक के अंदर घुसा दूंगा। बस फिर क्या था, साहब ताव में आ गया। उसने एक और गाली दे दी। इस पर सरिता के बाप ने गुस्से में साहब की गर्दन पर ऐसी धौल जमाई कि साहब का टोप 10 गज परे जा गिरा और उसको दिन में तारे नजर आ गए। मगर फिर भी वह बड़ा आदमी था। आगे बढ़कर सरिता के बाप के पेट में अपने फौजी बूटों से इस जोर की ठोकर मारी कि सरिता के बाप की तिल्ली फट गई और वहीं लाइनों के पास गिरकर उसने जान दे दी। सरकार ने जब साहब पर मुकदमा चलाया
और साहब से पूरे 500 रुपए सरिता की माँ को दिलवाए। मगर सरिता की माँ की किस्मत बुरी थी, उसको सट्टा की चाट पड़ गई और 5 महीने के अंदर ही अंदर सारा का सारा 500 रुपया बर्बाद हो गया। सरिता की माँ की जुबान पर हर वक्त यही कहानी रहती थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि कहानी सच है या झूठ। चाल में किसी आदमी को भी सरिता की माँ से हमदर्दी नहीं थी, शायद इसलिए कि वह सब के सब खुद हमदर्दी के काबिल थे। कोई किसी का दोस्त नहीं था। उस बिल्डिंग में अक्सर ऐसे आदमी रहते थे जो दिन भर सोते थे और रात को जागते थे कि उन्हें रात को पास वाली मिल में काम पर जाना होता था। उस बिल्डिंग में सब आदमी बिल्कुल पास पास रहते थे, लेकिन किसी को एक दूसरे में कोई दिलचस्पी न थी। चाल में करीब करीब सब लोग जानते थे कि सरिता की माँ अपनी जवान बेटी से पेशा कराती है। जब वह कहा करती, मेरी बेटी को तो दुनिया की कुछ खबर ही नहीं, तो कोई उसको झुठलाने की कोशिश न करता था कि वह किसी के साथ अच्छा बुरा सलूक करने के आदी ही न थे। बस एक बार ऐसा हुआ था कि सुबह सवेरे नल के पास तुकाराम ने सरिता को छेड़ा था और सरिता की माँ तुकाराम की बीवी को पुकारते हुए बहुत चीखी चिल्लाई थी, उस मुए गंजे को तू संभाल ले, उसे संभाल के रख। परमात्मा करे वह दोनों आंखों से अंधा हो जाए जिनसे उसने मेरी कुंवारी बेटी की तरफ बुरी नजरों से देखा है। सच कहती हूँ, एक रोज ऐसा फसाद होगा कि तेरी इस गंजी सौगात का मारे जूतों के सिर पिलपिला कर दूंगी। बाहर जो चाहे करता फिरे, पर वहां इसे भले मानसों की तरह रहना पड़ेगा। सुना तूने? और तुकाराम की भैंगी बीबी धोती बांधते बांधते बाहर निकल आई। खबरदार मुई चुड़ैल, जो तूने एक लफ्ज भी और जबान से निकाला, यह तेरी सरिता तो होटल के छोकरों से भी आंख मिचौली खेलती है, और तू क्या हम सबको अंधा समझती है? क्या हम सब जानते नहीं कि तेरी सरिता आए दिन बंद संवर के बाहर क्यों जाती है? बढ़िया इज्जत वाली, जा जा तू दफा लो यहां से। फिर सरिता की माँ ने बहुत जोर देकर नफरत भरे लहजे से कहा था, और वह तेरा यार घासलेट वाला 2-2 घंटे उसे खोली में बिठाकर क्या तू घासलेट सुनती है? तुकाराम की भैंगी बीबी के मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर थी, और यह बात तो खास तौर से सब लोगों को मालूम थी कि वह घासलेट वाला आता है तो वह उसे अंदर बुला करके भीतर से दरवाजा बंद कर लेती है। तुकाराम की बीबी से सरिता की माँ की बोलचाल ज्यादा देर तक बंद न रही, और फिर दोनों का आपस में समझौता हो गया कि एक रोज रात को सरिता की माँ ने तुकाराम की बीबी को खूब अंधेरे में किसी से मीठी मीठी बातें करते पकड़ लिया था, और दूसरे रोज रात को तुकाराम की बीबी ने सरिता को एक जेंटलमैन आदमी के साथ होटल में बैठे देख लिया था। सरिता की माँ बड़बड़ाते हुए सरिता को इधर उधर खोज रही थी कि सामने से तुकाराम की बीबी आ गई। सरिता की माँ ने पूछा, तूने कहीं सरिता को देखा है क्या? तुकाराम की बीबी ने भैंगी आंखों से गली के नुक्कड़ की तरफ देखा। वहां घूरे के पास पनवाड़ी की लौंडिया के साथ खेल रही है। फिर उसने आवाज धीमी करके पूछा, अभी अभी किशोरी ऊपर गया था, क्या तुमको मिला? सरिता की माँ ने इधर उधर देखकर होले से कहा, ऊपर बिठाए हूं, पर यह सरिता हमेशा वक्त पर ही कहीं गायब हो जाती है। कुछ सोचती नहीं, कुछ समझती नहीं, बस दिन भर खेलती कूदती रहती है। यह कहकर वह तेजी से घोड़े की तरफ बढ़ी, और जब वह सीमेंट की बनी हुई मूदरी के पास पहुंची तो उसे देखकर सरिता फौरन उठ खड़ी हुई। सरिता के चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार पैदा हो गए, यानी उदासीनता। उदासीन आ गई है माँ तो चले। उसकी माँ ने उसका बाजू पकड़ते हुए और उसे खींचते हुए खश्म आलूद यानी गुस्से से कहा, चल घर, चल कर मर, तुझे तो सिवाय उछल कूद के कोई काम आता ही नहीं। फिर रास्ते में उसकी माँ ने धोले से बताया, किशोरी बड़ी देर से आया बैठा है, एक मोटर वाला सेठ आया है, चल तू भाग के ऊपर चल और जल्दी जल्दी तैयार हो जा। और सुन, वह नीली जारजेट की साड़ी पहनी हो, और देख यह तेरे बाल बहुत बुरी तरह बिखर रहे हैं, तू जल्दी से तैयार हो जा तो कंघी मैं कर दूंगी।
यह सुनकर कि कोई मोटर वाले सेठ आए हैं, सरिता बहुत खुश हुई। उसे सेठ से इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी मोटर से। मोटर की सवारी उसे बहुत पसंद थी। जब मोटर फर्राटे भरती हुई खुली खुली सड़कों पर चलती और उसके मुंह पर हवा के तमाचे पड़ते तो उसके दिल में एक नाकाबिले बयान मसर्रत प्रसन्नता उबलनी शुरू हो जाती। मोटर में बैठकर उसको हर शय एक हवाई चक्कर दिखाई देती और वह यह समझती कि वह खुद एक बगुला है जो सड़कों पर उड़ता चला जा रहा है, गोल 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 गोल। सरिता की उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 बरस की होगी, मगर उसमें भपना 13 वर्ष की लड़कियों की तरह था। उसका शारीरिक विकास जो था 13 साल की लड़कियों की तरह। वह औरतों से मिलना जुलना और उनसे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह सारा दिन छोटी छोटी लड़कियों के साथ उटपटांग खेलों में मसरूफ रहती, ऐसे खेल जिनका कोई मतलब ही ना हो। मिसाल के तौर पर वह गली की काली लुक में फिरी सड़क पर खड़िया मिट्टी से लकीरें खींचने में बहुत दिलचस्पी लेती थी और इस खेल में वह इस तन्मयता के साथ मसरूफ रहती थी जैसे सड़क पर यह टेढ़ी बंगी लकीरें अगर ना खींची गई तो आमदो रफ्त बंद हो जाएगी। कभी कभी खोली से पुराने टाट उठाकर और अपनी नन्ही नन्ही सहेलियों के साथ कई कई घंटे उन टाटों को फुटपाथ पर झटकने, साफ करने, बिछाने और फिर उन टाटों पर बैठे रहने के गैर दिलचस्प खेल उसे बहुत अच्छे लगते थे। सरिता खूबसूरत नहीं थी। रंग उसका स्याही माई गंध में था, यानी थोड़ा सा हल्का सा डार्क ब्रिटिश। बंबई के मरतूब मौसम के बायस उसके चेहरे के जिल्द हर वक्त चिकनी रहती थी। उसके पतले पतले होठों पर जो चीकू के छिलके से दिखाई देते थे हर वक्त एक खफीफ सी लर्जिश तारी रहती थी, यानी हल्की सी कपकपी कांपते रहते थे उसके होठ। और ऊपर के होठ पर पसीने की 3-4 नन्ही नन्ही बूंदे हमेशा कपकपाती रहती थी। उसकी सेहत अच्छी थी कि गिलाजत में रहने के बावजूद उसका जिस्म सुडौल और सुगठित था। ऐसा मालूम होता था कि उस पर जवानी का हमला बड़ी शिद्दत से हुआ है। जब वह सड़क पर फुर्ती से इधर उधर चलती थी और जब उसकी मैली घघरी ऊपर को उठ जाती थी तो कई राह चलते मर्दों की निगाहें उसकी पिंडलियों की तरफ उठ जाती थी, जिसमें जवानी के हमले के बायस ताजा रंदा की हुई सागवान की लकड़ी जैसी चमक दिखाई देती थी। और उन पिंडलियों पर जो बालों से बिल्कुल बेनियाज थी, यानी एक भी बाल नहीं थे, मसामों के नन्हे नन्हे निशान, यानी छोटे छोटे छेदों के निशान, ऐसे हमारे जो रों के निशान, रोए नहीं थे, रों के छेद, रों के निशान देखकर उन संतरों के छिलके की याद आ जाती थी जिनकी छोटी छोटी खलियों में तेल भरा होता है और जो थोड़ा सा दबाव पड़ने पर ऊपर की ओर उठकर आंखों में घुस जाया करती हैं। यानी उसकी पिंडलियों को देख करके सोचिए लोगों की आंखों में क्या होता होगा। उसकी बाहें भी सुडौल थी। कंधों पर उनकी गोलाई मोटे और बड़े बेतरतीब तरीके से सिले हुए ब्लाउज के बावजूद बाहर झाँकती थी। उसके बाल घने, लंबे और बहुत अच्छे थे, जिनमें से खोपड़े के तेल की बू आती थी। वह अपने बालों की लंबाई से खुश नहीं थी, क्योंकि खेल कूद के दौरान उसकी चोटी से बड़ी तकलीफ देती थी, जो एक मोटे कोड़े की मानिंद उसकी पीठ पर थपकती रहती थी। उसे अपनी चोटी को कई तरीकों से काबू करना पड़ता था खेलने के वक्त। कभी आगे करती, कभी पीछे करती, कभी ऐसे लपेट लेती अपनी पतली कमर से, क्या क्या ना करना पड़ता चोटी को। कभी पकड़ ही लेती ऐसे, जैसे हम पकड़ लेते ना अपनी चुन्नी, ऐसे चोटी पकड़ लेती। सरिता का दिलो दिमाग हर किस्म के फिक्रो तरद्दुद से आजाद था, बेफिक्रे। दोनों वक्त उसे खाने को मिल जाता था। उसकी माँ घर का सब कामकाज करती थी। हाँ, सुबह को सरिता 2 बाल्टियां पानी से भरकर अंदर रख देती थी और शाम को हर रोज लैंप में 1 पैसे का तेल भरवा लेती। कई वर्षों से वह यह काम बड़ी बाकायदगी से कर रही थी। हर शाम आदत के बायस खुद बखत उसका हाथ उस प्याले की तरफ बढ़ता जिसमें पैसे पड़े होते और फिर वह लैंप उठाकर नीचे चली जाती। कभी कभी, यानी महीने में 4-5 बार, जब किशोरी सेठ लोगों को लिए आता था तो सेठ लोगों के साथ होटलों में या कहीं अंधेरे मकामों पर जाने को वह तफरीह ख्याल समझती थी।
उसने इस बाहर जाने के सिलसिले के दूसरे पहलुओं पर कभी गौर ही नहीं किया था। वह समझती थी कि दूसरी लड़कियों के घरों में भी किशोरी ऐसे आदमी आते होंगे और उन्हें भी सेठ लोगों के पास बाहर जाना पड़ता होगा, और रात को वर्ली के ठंडे ठंडे बेंचों पर या जुहू की गीली रेत पर जो कुछ होता है सबके साथ होता होगा। एक बार उसने अपनी माँ से कहा था, माँ अब तो शांता भी काफी बड़ी हो गई है, उसको भी मेरे साथ भेज दिया करो ना। यह सेठ लोग मुझे अंडे खाने को देते हैं, शांता को अंडे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसकी माँ ने गोल मोल बात कही थी, हाँ हाँ उसको भी किसी रोज तुम्हारे साथ भेज दूंगी। उसकी माँ को पुणे से वापस आ जाए, उसको आने दो वापस उसकी माँ को। और दूसरे ही रोज उसने शांता को, जो उस वक्त संडास से निकल रही थी, खुशखबरी सुनाई थी, तेरी माँ पुणे से आ जाए सब मामला ठीक हो जाएगा, तू भी मेरे साथ वर्ली जाया करेगी। फिर उसने पिछली रात की बात शांता को कुछ इस तरीके से सुनाना शुरू की जैसे उसने कोई बहुत प्यारा सपना देखा। शांता को, जो सरिता से 2 वर्ष छोटी थी, सरिता की बातें सुनकर ऐसा लगा था जैसे उसके सारे जिस्म के अंदर नन्हे नन्हे घुंघरू बज रहे हैं। सरिता की सब बातें सुनकर भी उसकी तसल्ली न हुई तो उसने सरिता का बाजू खींचकर कहा था, चल नीचे चलते हैं, वहां बात करेंगे। फिर वे दोनों मूतरी के पास, जहां गिरधारी बनिए ने बहुत से टाटों पर खोपरे के मैले टुकड़े सुखाने को रख डाले थे, बैठकर देर तक कपकपी पैदा करने वाली बातें वे दोनों करती रही। धोती के पर्दे के पीछे सरिता नीली जॉर्जेट की साड़ी पहन रही थी और साड़ी के मस से ही उसके बदन में गुदगुदी हो रही थी। मोटर की सैर का ख्याल उसके दिमाग में परिंदों सी फड़फड़ाहटें पैदा कर रहा था। अब की बार सेठ कैसा होगा और उसे कहाँ ले जाएगा, और यह इस किस्म के दूसरे सवाल उसके मन में नहीं आ रहे थे। जल्दी जल्दी कपड़े बदलते हुए उसने 1-2 मर्तबा यह जरूर सोचा कि ऐसा ना हो कि मोटर चले और चंद ही मिनटों में किसी होटल के दरवाजे पर रुक जाए। फिर एक बंद कमरे में सेठ शराब पीना शुरू कर दे और उसका एकदम घुटना शुरू हो जाए। उसे होटलों के बंद कमरे पसंद नहीं थे कि उनमें आमतौर पर लोहे की 2 चारपाइयां इस तौर पर बिछी रहती थी गोया उन पर जी भर के सोने की इजाजत ही नहीं है। जल्दी जल्दी उसने जॉर्जेट की साड़ी पहनी और शिकने दुरुस्त करती हुई एक लम्हे के लिए किशोरी के सामने आ खड़ी हुई। किशोरी, जरा देखो पीछे से साड़ी ठीक है ना? और जवाब का इंतजार किए बगैर ही वह लकड़ी के उस टूटे बक्से की तरफ बढ़ पड़ी जिसमें उसने जापानी सुर्खी रखी हुई थी। एक धुंधले आईने को खिड़की की सलाखों पर अटकाने के बाद देह दोहरी होकर उसने गालों पर पाउडर मला। फिर जब सुर्खी लगाकर वह बिल्कुल तैयार हो गई तो मुस्कुराकर उसने किशोरी की तरफ दांत तलब निगाहों से देखा। शोक रंग की नीली साड़ी में होठों पर बेतरतीबी से सुर्खी की घड़ी सजा जमाए और सामने गालों पर प्याजी रंग का पाउडर मले वह मिट्टी का एक ऐसा खिलौना मालूम हो रही थी जो दिवाली के दिनों में खिलौने बेचने वालों की दुकानों में सबसे ज्यादा नुमाया दिखाई देता है। इतने में उसकी माँ आ गई। उसने जल्दी जल्दी सरिता के बाल दुरुस्त किए और कहा, देखो बेटा, अच्छी अच्छी बातें करना, जो कुछ वह कहे मान लेना। यह सेठ जो है बड़े आदमी है, मोटर उनकी अपनी है। फिर किशोरी से मुखातिब होकर उसने कहा, अब तो जल्दी से इसे ले जा, बेचारे कब से राह देख रहे होंगे। दूसरे ही लम्हे किशोरी और सरिता गली में थे। बाहर बड़े बाजार में, जहां एक कारखाने की लंबी दीवार दूर तक चली गई है, एक पीले रंग की मोटर, यहां पेशाब करना मना है, के छोटे से बोर्ड के पहलू में खड़ी थी और मोटर में 3 हैदराबादी नौजवान अपनी अपनी नाक पर रुमाल रखे किशोरी का इंतजार कर रहे थे। वह मोटर और आगे कहाँ ले जाते कि दीवार भी दूर तक चली गई थी और पेशाब का सिलसिला। जब गली के मोड़ पर उस नौजवान को, जो मोटर का हैंडल थामे बैठा था, किशोरी नजर आया तो उसने अपने बाकी 2 साथियों से कहा, लो भाई, वह आ गए। वह रहा किशोरी और उसने गली के मोड़ की तरफ निगाहें जमाए रखी। अरे यह तो बिल्कुल छोटी सी लड़की है, जरा तुम भी देखो ना। अरे भाई, वो नीली साड़ी में।
और जब किशोरी और सरिता मोटर के पास पहुंच गए तो पिछली सीट पर बैठे दो नौजवानों ने सीट के दरमियान यानी बीचों बीच से अपने हैट उठा लिए और जगह बना ली। किशोरी ने आगे बढ़कर मोटर का पिछला दरवाजा खोला और फुर्ती से सरिता को अंदर दाखिल कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद किशोरी ने उस नौजवान से जो मोटर का हैंडल थामे हुआ था कहा, माफ कीजिएगा, जरा देर हो गई, यह बाहर अपनी किसी सहेली के पास गई हुई थी। तो उस नौजवान ने मुड़कर सरिता की तरफ देखा और फिर किशोरी से कहा, ठीक है, लेकिन उसने मोटर की खिड़की में से अपना सिर बाहर निकाला और गोली से कहा, शोरगुल तो नहीं मचाएगी, छोटी है। किशोरी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, सेठ, आप मुझ पर भरोसा रखिए। उस नौजवान ने जेब में से 2 रुपए निकाले और किशोरी के हाथ में थमा दिए, जाओ ऐश करो। अगर आप लोगों ने ये कहानी नहीं पढ़ी तो कैसा लग रहा है जानते हैं? इसके बाद मुझे डर लगना शुरू हुआ। सचमुच में पढ़ती जाती थी और डरती जाती थी, क्योंकि ये मंटो की कहानी है। किशोरी ने सलाम किया और नौजवान ने मोटर स्टार्ट कर दी। शाम के 5 बज रहे थे। सचमुच रोंगटे मेरे भी खड़े हो गए। बंबई के बाजारों में गाड़ियों, ट्रामों, बसों और लोगों की आमदो रफ्त बहुत ज्यादा थी। सरिता खामोशी से 2 नौजवानों के बीच चुपकी सी बैठी हुई थी। बार बार वह अपनी रानों को जोड़कर उन पर अपने हाथ रख देती। वह कुछ कहते कहते रुक जाती। शायद वह मोटर चलाने वाले नौजवान से कहना चाहती थी, सेठ, जल्दी जल्दी मोटर चलाओ, यूं तो मेरा दम घुट जाएगा। बहुत देर तक किसी ने कोई बात नहीं की। अगली सीट पर बैठा नौजवान मोटर चलाता रहा और पिछली सीट पर दोनों हैदराबादी नौजवान दाएं और बाएं कोनों में सिमटे अपनी अपनी अचकनों में वह इज़्तिराब, आतुरता, व्याकुलता, इज़्तिराब माने आतुरता, व्याकुलता, छुपाते रहे, जो अब की दफा एक जवान लड़की को बिल्कुल अपने पास देखकर उन्हें महसूस हुआ। ऐसी जवान लड़की जो कुछ वक्त के लिए उनकी अपनी थी, यानी जिससे वह बिला खौफो खतर छेड़छाड़ कर सकते थे। वह नौजवान जो मोटर चला रहा था 2 बरस से बंबई में बसा हुआ था और सरिता जैसी कई लड़कियां दिन के उजाले और रात के अंधेरे में देख चुका था। उसकी पीली मोटर में मुख्तलिफ रंगों नस्ल की छोकरियां दाखिल हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई खास बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। हैदराबाद से उसके 2 दोस्त आए हुए थे और उनमें से एक, जिसका नाम शहाब था, बंबई में पूरी तरह सैर व तफरीह करना चाहता था और उसी के लिए किफ़ायत माने वो लड़का जो बंबई में रह रहा था, यानी बंबई में रहने वाला मोटर के मालिक ने अजराहे दोस्त नवाजी, यानी कि मित्र के आव भगत के लिए किशोरी के जरिए सरिता हासिल कर ली थी। दूसरे हैदराबादी दोस्त अनवर में शिष्टाचार की जरूरत जरा कम थी, इसलिए वह हमारे शर्म के किफ़ायत से यह न कह सका कि उसके लिए भी एक हो जाए। किफ़ायत ने सरिता को पहले कभी नहीं देखा था कि किशोरी बहुत देर के बाद यह नई छोकरी कहीं से निकाल कर लाया था। इस नएपन के बावजूद उसने अभी तक सरिता में दिलचस्पी न ली थी, शायद इसलिए कि वह एक वक्त में सिर्फ एक काम करना चाहता था। शायद मोटर चलाने के साथ साथ वह सरिता की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। जब शहर पीछे रह गया और मोटर मुज़ाफ़ात शहर के पास की बस्ती की एक सड़क पर चलने लगी तो सरिता उछल पड़ी। वह दबाव जो अब तक उसने अपने ऊपर डाल रखा था, ठंडी हवा के झोंकों और उड़ती हुई मोटर ने एकदम उठा दिया। उसके अंदर बिजलियां सी दौड़ गई और सर तापा, यानी सर से पांव तक वह हरकत बन गई। उसकी टांगें थिरकने लगी, बाजू नाचने लगे, उंगलियां कपकपाने लगीं और वह अपने दोनों तरफ भागते हुए दरख्तों को दौड़ती हुई निगाहों से देखने लगी। अब
शहाब और अनवर भी आराम महसूस कर रहे थे। शहाब ने, जो सरिता पर अपना हक समझता था, होले से अपना बाजू उसकी कमर में हाइल करना चाहा तो एकदम सरिता पे गुदगुदी उठी और वह तड़प कर अनवर पर जा गिरी। फिर पीली मोटर की खिड़कियों में से बाहर उछलकर दूर तक पीछे की जानिब उसकी हंसी लुढ़कती चली गई। शहाब ने एक बार फिर उसकी कमर में हाथ बढ़ाया तो वह दोहरी हो गई और हंसते हंसते उसका बुरा हाल हो गया। अनवर कोने में दुबका पड़ा बैठा रहा और अपने मुंह में थूक पैदा करने की कोशिश करता रहा। मुंह सूख गया था। शहाब के दिलो दिमाग में शोक रंग भर गए। उसने किफायत से कहा, वल्लाह बड़ी करारी लौन लिया है। यह कहकर उसने जोर से सरिता की रान में चुटकी भर दी। सरिता ने इसके जवाब में अनवर का कान होले से मरोड़ दिया, शायद इसलिए कि वह उसके बिल्कुल पास था। मोटर में कह कहे उबलने लगे। किफायत बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा था, हालांकि उसे अपने सामने लगे छोटे से आईने में सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। कह कहो के जोर के साथ देने की खातिर उसने मोटर की रफ्तार और तेज कर दी। सरिता का जी चाहा कि वह बाहर सामने मोटर के मुंह पर बैठ जाए, वहां जहां हवा के टकराव से कांपती हुई परी फंसी पड़ी थी, वह आगे की तरफ झुकी हुई थी परी। शहाब ने उसे छेड़ा तो संभलने की खातिर उसने किफायत के गले में बाहें हमाइल कर दी। किफायत ने गैर इरादी तौर पर उसका हाथ चूम लिया। एक सनसनी सी उसके जिस्म में दौड़ गई और वह फांद कर अगली सीट पर किफायत के पास बैठ गई और उसकी टाइल से खेलने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने किफायत से पूछा। मेरा नाम? किफायत ने कहा। मेरा नाम किफायत है। यह कहकर उसने 10 रुपए का नोट सरिता के हाथ में थमा दिया। सरिता ने उसके नाम में कोई तवज्जो नहीं की और नोट अपनी चोली में उड़स कर बच्चों की तरह खुश होकर कहा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारी ये टाई बहुत अच्छी है। उस वक्त सरिता की हर शय अच्छी नजर आ रही थी। वह चाहती थी कि जो कुछ बुरा है अच्छा हो जाए और फिर ऐसा हो कि मोटर तेजी से दौड़ती रहे और हर शय हवाई बगुला बन जाए। एकदम से उसका जी चाहा कि गाए। उसने किफायत की टाई छोड़ दी और गाना शुरू कर दिया। तुम ही ने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुम्ही ने मुझको प्रेम सिखाया। कुछ देर यह फिल्मी गीत गाती रही, फिर एकदम पिछली सीट की तरफ घूम गई और अनवर को गुमसुम देखकर कहने लगी, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? कोई बात करो, कोई गीत गाओ। यह कहती हुए उचक कर पिछली सीट पर चली गई और फिर शहाब के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करने लगी। आओ हम दोनों गाएंगे। तुम्हें याद है वो गाना जो देविका रानी ने गाया था? मैं बन की चिड़िया, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन में डोलूं। देविका रानी कितनी अच्छी है। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपनी ठोड़ी के नीचे रख लिए और आंखें झपकाते हुए कहा। देविका रानी और अशोक कुमार पास पास खड़े हैं। देविका रानी कहती थी, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन में डोलूं, और अशोक कुमार कहता था, तुम कहो ना। सरिता ने गाना शुरू किया। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन में डोलूं। शहाब ने अपनी भद्दी आवाज बुलंद की। मैं बन का पंछी बन के बन बन में डोलूं रे। और फिर बकायदा डुएट शुरू हो गया। किफायत ने हार्न बजाकर ताल का साथ दिया। सरिता ने तालियां बजानी शुरू की। सरिता का बारीक सुर, शहाब की फटी आवाज, हॉर्न की पॉपो, हवा की साए साए और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट सब मिलजुल कर एक ऑर्केस्ट्रा बन गया। सरिता खुश थी, शहाब खुश था, किफायत खुश था। इन सबको खुश देखकर अनवर को भी खुश होना पड़ा। वह दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसने खामखा अपने को कैद कर रखा है। उसके बाजुओं में हरकत पैदा हुई। उसके सोए हुए जज्बात ने अंगड़ाइयां ली और वह सरिता, शहाब और किफायत की शोर अफशा में खुशियों में शरीक होने के लिए तैयार हो गया। गाते गाते सरिता ने अनवर के सिर पर से उसका हैट उतारकर अपने सिर पर रख लिया, जो बेध्यानी में अनवर ने पहन लिया था। उसने यह देखने के लिए रखा कि हैट उसके सिर पर कैसा लगता है। सरिता उचक कर अगली सीट पर चली गई और नन्हे से आईने में अपना हैट से ढका हुआ सिर और चेहरा देखने लगी। अनवर सोचने लगा, क्या वह मोटर में शुरू ही से हैट पहने हुए था? सरिता ने जोर से किफायत की मोटी रान पर तमाचा मारा।
अगर मैं तुम्हारी पतलून पहन लूं और कमीज पहनकर तुम्हारी जैसी टाई लगा लूं तो क्या मैं पूरा साहब न बन जाऊंगी? किफायत की समझ में कुछ ना आया कि वह क्या कहे क्या करे। उसने यूं ही अनवर से कहा, अनवर वल्लाह तुम तो चिरन निरचुगद हो। किफायत ने सरिता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यहां अनवर सोच रहा था कि सचमुच में बड़ा चुगद है। सरिता ने अनवर की तरफ देखा। मेरा नाम? सरिता ने हैट के फीते को अपनी ठोड़ी के नीचे जमाते हुए कहा, मेरा नाम सरिता है। शहाब पिछली सीट से पूछा, सरिता तुम लड़की नहीं फुलझड़ी हो। अनवर ने कुछ कहना चाहा मगर कुछ कह ही नहीं पाया। सरिता ने ऊंचे सुरों में गाना शुरू कर दिया, प्रेम नगर में मैं बनाऊंगी घर में तज के अपना संसार। किफायत और शहाब के दिल में बैक वक्त यह ख्वाहिश पैदा हुई कि उनकी यह मोटर यूं ही सारी उम्र चलती रहे। अनवर फिर सोच रहा था कि वह चुगत नहीं है तो क्या है। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के अपना सब संसार के टुकड़े देर तक उड़ते रहे। सरिता के बाल जो उसकी ढीली चोटी की गिरफ्त से अब आजाद हो गए थे यूं लहरा रहे थे जैसे गाढ़ा धुआं हवा के दबाव से बिखर रहा हो। वह खुश थी, शहाब खुश था, किफायत खुश था और अब अनवर फिर खुश होने का इरादा कर रहा था। गीत खत्म हुआ तो सबको थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ कि जो जोर की बारिश हो रही थी एकाएक थम गई है। किफायत ने सरिता से कहा, कोई और गीत गाओ। सरिता ने गाना शुरू कर दिया, मोरे अंगना में आए आली मैं चाल चलूं मतवाली। मोरे अंगना में आए आली मैं चाल चलूं मतवाली। मोटर भी मतवाली चाल से चल रही थी। आखिरकार सड़क के सारे पेच खत्म हो गए और समंदर का किनारा आ गया। दिन ढल रहा था और समंदर से आने वाली हवा खुनकी इख्तियार कर चुकी थी। मोटर रुकी तो सरिता ने हैट उतारकर सीट पर रख दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। फिर उसने साहिल के साथ साथ तट के साथ साथ बेमकसद दौड़ना शुरू कर दिया। किफायत और शहाब भी दौड़ने लगे। खुली फजा में बेपाया समंदर के पास ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों तले गीली गीली रेत पर सरिता समझ न सकी वो क्या चाहती है। उसका जी चाह रहा था कि वह एक वक्त फजा में घुल जाए, समंदर में फैल जाए, इतनी ऊंची उठ जाए कि ताड़ के दरख्तों को ऊपर से देख सके। साहिल की रेत की सारी नमी पैरों के जरिए अपने अंदर जज्ब कर ले और फिर वही मोटर हो, वही उड़ाने, वही तेज से झोंके, वही मुसलसल पौ। वो बहुत खुश थी। जब तीनों हैदराबादी नौजवान साहिल की गीली गीली रेत पर बैठकर बियर पीने की तैयारी करने लगे तो किफायत के हाथ से सरिता ने बोतल छीन ली। ठहरो मैं डालती। उसने इस तरह गिलास में बियर उड़ेली कि छा ही जाग पैदा हो जाए। वह यह तमाशा देखकर बहुत खुश हुई। सामने सामने झागों में उसने अपनी एक उंगली डुबोई और मुंह में डाल ली। जब करवाहट महसूस हुई तो बड़ा सा बुरा सा मुंह बनाया। किफायत और शहाब बेख्तियार हंस पड़े। अनवर भी हंस रहा था। बियर की 6 बोतलें कुछ तो छाग बनकर साहिल की रेत में जज्ब हो गई, कुछ किफायत, शहाब और अनवर के पेट में चली गई। सरिता गाती रही। अनवर ने एक बार निगाहें जमाकर सरिता की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि वह बियर की बनी हुई है। उसके सामने गाल समंदर की नम आलूद हवा के मस से गीले हो रहे थे। वह बेहद मसरूर यानी कि खुश थी। अब अनवर भी खुश था। उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि समंदर का सारा पानी बियर बन जाए और वह उसमें गोते लगाए, सरिता उसमें डुबकी आए। सरिता ने एक एक खाली बोतल अपने दोनों हाथों में थामी और धीरे से एक दूसरे से टकरा दी। झंकार पैदा हुई तो उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। किफायत, शहाब और अनवर भी हंसने लगे। हंसते हंसते सरिता ने किफायत से कहा, आओ मोटर चलाएं। सब उठ खड़े हुए। खाली बोतलें गीली गीली रेत पर औंधी पड़ी रह गई और वे सब भागकर मोटर में बैठ गए।
फिर वही हवा के तेज तेज झोंके आने लगे, वही मुसलसल पौ पौ शुरू हो गई, वही सरिता के गाढ़ा धुआं से बाल बिखरने लगे। गीतों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मोटर हवा में आरे की तरह चलती रही और सरिता गाती रही। वह पिछली सीट पर शहाब और अनवर के दरमियान बैठी थी। अनवर ऊँघ रहा था। उसने शरारत से शहाब के बालों में अपने दाएं हाथ की उंगलियों से कंघी करना शुरू की और वह उसके देखते देखते ही सो गया। उसने अनवर की तरफ रुख किया तो उसे भी सोया हुआ ही पाया। वह दोनों के बीच में से उठकर अगली सीट पर किफायत के पास बैठ गई और आवाज दबाकर होले से कहने लगी, आपके दोनों दोस्तों को सुला आई हूं, अब आप भी सो जाइए। किफायत मुस्कुराया, फिर मोटर कौन चलाएगा? सरिता भी मुस्कुराई, अपने आप चलती रहेगी। फिर वह बाजार आ गया जहां किशोरी ने सरिता को मोटर के अंदर दाखिल किया था। फिर वह दीवार आ गई जहां यहां पेशाब करना मना है का बोर्ड लगा हुआ था। सरिता ने कहा, बस यहीं रोक दो। मोटर रुकी ही थी कि पेशतर इसके कि किफायत को सोच सकता या कह सकता। सरिता मोटर के बाहर निकल चुकी थी। उसने इशारे से सलाम किया और गली की तरफ चल दी। किफायत हैंडल पर हाथ रखे सरिता को जाते हुए देख रहा था और साथ ही अपने जहन में सारी शाम को ताजा करने की कोशिश कर रहा था कि सरिता के कदम रुक गए। वह मुड़ी, उसकी तरफ बढ़ी। सोचिए क्या किया होगा उसने। करीब पहुंची और चोली में से 10 रुपए का नोट निकालकर उसने किफायत के पास सीट पर रख दिया। किफायत ने हैरत से उस नोट की तरफ देखकर कहा, सरिता यह क्या? यह रुपए, लेकिन किस बात के? रुपए तो किसी और काम के मिलते थे ना। यह कहकर वह फुर्ती से दौड़ गई। किफायत सीट के गद्दे पर पड़े हुए नोट की तरफ देख रहा था। फिर उसने मुड़कर पिछली सीट की तरफ देखा। शहाब और अनवर भी नोट की तरह पड़े हुए थे। यह थी कहानी, बहुत ही अलग किस्म, बेहद अलग। इसको पढ़कर के अंत में मुझे अर्थ फिल्म इसलिए याद आई कि वहां पर एक हिंदू और एक मुसलमान, लड़की मुसलमान और लड़का हिंदू, वहाँ अंत में क्या हुआ? वो प्यार करता था, लेकिन प्रेम का अंत क्या हुआ? क्योंकि लड़की उसको प्यार नहीं करती, लड़की किसी और को चाहती थी। क्या अंत? वो अर्थ हमारी देश की धरती के टूटने, उसके विभाजन की पुष्प बनी हुई थी। इसलिए मैंने कहा कि ये कहानी विभाजन के पहले की कहानी है, जहाँ इंसान अभी इंसान है, धर्मों में नहीं बदला। इसलिए शहाब और इन सब के साथ, किफायत के साथ, अनवर के साथ सरिता दोस्त की तरह, एक व्यक्ति की तरह, एक बच्ची की तरह, एक किशोरी की तरह आनंद ले रही है। वहाँ कोई बदला नहीं है, कोई वो नहीं है कि ये मेरा और ये कि अन्य, ये मैं हूं और ये दूसरा है। यह सब इंसान है, सब किशोर आनंद ले रहे हैं। और 10 रुपए इसलिए ये किस ये शाम सरिता को ताउम्र याद रही होगी, जब वो जान गई होगी कि जिंदगी में वो जो पेशा करती है वो क्या है, समाज में उसकी इज्जत कैसी है। ये कहानी मुझे ताउम्र याद रहेगी। हम किसी को पूरम पूर्ण नहीं देखते, एक पूरे व्यक्ति की तरह देखने की बहुत जरूरत है। मंटो ने 10 रुपए जैसी स्याह नहीं, दूधिया कहानी भी लिखी है। इसीलिए मैंने अपने उस नोट में लिखा था दूधिया पहलू भी है। जिंदगी में सारे पहलू स्याह नहीं होते, और स्याह पहलू भी इसलिए दिखाए मंटो ने ताकि हम उससे कुछ सबक लें, अपने जीवन को दूधिया बनाएं। तो ये एक कहानी थी 10 रुपए जो मुझे ताउम्र याद रहेगी। सरिता, किफायत,
अनवर और शहाब, किशोरी और उसकी माँ, सब याद रहेंगे। और सबसे ज़्यादा याद रहेंगे वो जिसने कहा था सआदत हसन मर भी जाए तो क्या, मंटो जिंदा रहेगा। हाँ, मंटो जिंदा रहेगा। अगली भी कहानी भी मंटो की। आप सब लोगों का खूब इंतजार रहेगा।